बिहार एक अभेद किला है जहां पर आरएसएस बीजेपी की अपनी सरकार नहीं बनी। जात जात में जात है ते केलन के पास। आप बताइए मध्य प्रदेश में कितने दलित मुख्यमंत्री बने, राजस्थान में, असम में, बिहार में कोई पार्टी हो बहुजन के अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बना सकता, आरक्षण खत्म नहीं कर सकता है। यहाँ तो जाति जनगणना हो गई, 65% रिजर्वेशन होगा। नीतीश जी से लोगों का मोह भंग हुआ है, नीतीश जी से नहीं हुआ है, उनके बी टीम से हुआ है, जो संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, जो विजय चौधरी हैं। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जी का बड़ा सोशल कंट्रीब्यूशन है बिहार में। सैल्यूट कीजिए उन तमाम बहुजन नेताओं को जो अपनी पार्टी चला रहे हैं, चाहे बहन जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे नीतीश हो। बिल्कुल बिना चंदे के, कॉर्पोरेट चंदा नहीं देता है, ये लोग कैसे पार्टी चला रहे हैं, हमको तो वही मुश्किल लग रहा है। मैं अभी विधानसभा का वोट डाल चुका हूं दिल्ली में। मैं फ्रॉड आदमी थोड़ी हूं कि एक साल में 2 जगह वोट डाल दूं। बिहार में राजनीतिक क्रांति है, महाराष्ट्र में सामाजिक क्रांति है। 15 करोड़ बहुजन जो बाबा साहब के संविधान की वजह से सिस्टम के हिस्सा बने हैं, उनको बाहर करने के लिए रोज नई साजिश होती है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, मारपीट, गाली गलौज, धमकी। जो जातिवाद को मानता है वो इस देश का विरोधी है, वो संविधान विरोधी है। आ गए हैं शंभू भाई के पास और उनसे आज बात करेंगे। कैसे हैं शंभू भाई आप? जय भीम, नमो बुद्धाय। आप कैसे अंजुल? यू आर लुकिंग सो हैंडसम, थैंक सो यू शंभू भाई, थैंक यू शंभू भाई। आपने मुझे पहचान लिया ना? कई लोग मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि ये अंजुल ही है क्या? आपको कौन नहीं पहचानेगा, आपसे ज्यादा कमिटेड। मैं अपने दोस्त के घर गया था तो उसके पिताजी थे, मेरा दोस्त नहीं था, तो वो भीड़ में ना अंकल ये पूछते हैं कि अंजुल कहाँ है यार, अंजुल नहीं आया क्या? मैंने अंकल सामने तो बैठा हूँ मैं आपके। लेकिन जो आपने किया है ना वो करना बहुत मुश्किल काम है। ये बुद्ध ने कहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ, सेकेंड प्रायोरिटी इज रिलेशनशिप और थर्ड प्रायोरिटी इज वेल्थ। आपने मेरा एक वीडियो भी डाला था, ब्लॉग, जिसमें 15 किलोमीटर में दौड़ा था। बिल्कुल आपने बिल्कुल भरोसा नहीं किया। मैं बट अब मुझे नहीं पता मैं आपकी तरह हो पाऊंगा कि नहीं। क्या बात कर रहे हो शंभू भाई, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मतलब उस समय मैं ये सोच रहा शंभू भाई ने कैसे कर लिया कम इतना ज्यादा वजन। मैं 5-6 महीने से बिहार जब नहीं आता तो मेरी ठीक ठाक सब ठीक थी। बिहार में इतनी व्यस्तता रही, कुछ काम रहा तो नहीं। बट अब मैं डर रहा हूँ कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, बट मैं कोशिश करूंगा। कल से अब आप ही को देखकर मुझे एहसास हुआ कि ऐसा भी संभव है कि अगर किसी का वेट बढ़ गया है तो मेंटेन कर सकता है। आप याद है लिगामेंट मेरा टूट गया था, बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद से मैंने आपको कुछ यूरिक एसिड का भी कुछ समस्या हो गया था, घुटनों में दर्द था, लिगामेंट टूट गया था और वो सारी चीजें उस समय मैं था वहां पर। उसके बाद मैंने आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, वो ट्रांसफॉर्मेशन बट आपने जो किया है ना, मतलब मुझे लगता है आप अब यू आर लुकिंग लाइक ओनली 25। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं कह सकता है कि आप 2 बच्चों के फादर हैं। यू आर लुकिंग सो हैंडसम, सो डैशिंग, और टेक्निकली तो आप शानदार इंसान हैं। इंसान तो आप बेहतर हैं जी। थैंक्स फॉर कमिंग। मैं जो है अभी मुझे लगभग 20 दिन हो गए हैं बिहार घूमते हुए। बिहार भी मुझे ना घर जैसा लग रहा है, यहाँ के लोग अच्छे लग रहे हैं, और जो परसेप्शन मैं बनाकर आया था बिहार के लिए ना, वो काफी बदल गया है मेरा। मैं यहाँ पर आया था, मैं सोचता था कि पहले ये था कि मैं बिहार में आऊंगा तो वहां पर जो है कुछ गुंडागर्दी होगी, या शाम के टाइम में वहां पर ट्रैवल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वहां की सड़कें बहुत खराब हैं, ऐसा कुछ मन में। मैं आपको सच बताऊं, इतना तो मानेंगे ना कि मैं भी देश खाक छान रहा हूं। बिल्कुल, आप तो सबसे पहले हैं। बिहार में ना, मतलब लोग, क्या बताऊं, गरीबी हो सकती है, मेहनत करते हैं लोग, रात रात भर काम करते हैं। ये परसेप्शन बना दिया गया। यहाँ पता है क्या है, आप काम करवा के मजदूरी नहीं देंगे ना तो लोग आपके खिलाफ बोलेंगे। इसी को उसको गुंडई कहते हैं। जो पावरफुल लोग हैं वो काम आपसे करवा लेंगे, आपको मजदूरी नहीं देंगे। देश के बाकी राज्यों में एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा है, अगर आप आंकड़ों की बात करें तो। बिहार में आप काम करवा के किसी का पैसा रख लीजिए तो वो कम से कम आपको मांगेगा। इसी को लोग गुंडई कहते हैं। चूंकि बड़े बड़े लोग करप्शन करे तो उसको विकास कहते हैं, छोटे लोग मेहनत मजदूरी मांग ले तो उसको नक्सलवादी, उग्रवादी कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भारत में लगभग हर राज्य में वही स्थिति है। जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो पीड़ित हैं, और जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं वो हर जगह मजे मार रहे हैं। तो बिहार भारत से बिल्कुल अलग नहीं है। इनफैक्ट मैं तो मानता हूं कि बिहार सेंटर भी है भारतीय कल्चर का, इतिहास का। सम्राट अशोक, हम लोग अभी मगध में हैं, बिल्कुल यही सम्राट अशोक की धरती। हम लोग बोध गया में है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला है। महावीर की धरती, गुरु गोविंद सिंह की धरती,
बुद्ध की धरती है ये, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से रिच है ये। और देश तो समय समय पर, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बिहार, बिहारी, हर जगह हर तरह के लोग हैं। तो परसेप्शन बनाया गया है मैं मीडिया के जरिए। मैं और मैं इसकी वजह बता रहा हूँ, बस जी जी क्लियर खत्म कर। जी जी जी। बिहार में, यूपी में मायावती जी मुख्यमंत्री बनी है, लालू प्रसाद यादव। यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुकाबले देखिए, बिहार में, यूपी में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई। यहाँ दलित पिछड़े बहुत पहले मुख्यमंत्री, सीएम, पीएम बन चुके हैं। तो उसी को इस देश की जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है वो कहती है कि अरे यहाँ तो जंगल राज था, भ्रष्टाचार था। हाँ, मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं पिछले हाँ 20 दिन से जो है वैशाली साइड घूमा, मैं जो है बहुत सारी जगहों पर घूमा। वहां पर अगर मैं किसी से ये बोलता हूँ कि आप जो है लालू यादव जी को क्यों वापस से क्यों नहीं मौका देना चाहते या उनको क्यों नहीं आप वोट कर रहे हैं, तो वो जंगल राज का बड़ा परसेप्शन यहाँ बना हुआ है। बोलते हैं कि आप अभी यहाँ चल रहे हो ना, आप चल नहीं पाते, आपको क्या पता, आप उस समय आते। जो जिनसे आप बात करते ना, उनसे उनका नाम पूछते हैं, तब आपको पता चलता है वो कौन लोग थे। मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को लालू यादव ने मजबूत किया है। आज भी बिहार एक अभेद किला है, जहां पर आरएसएस, बीजेपी की अपनी सरकार नहीं बनी। यहाँ सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है, जगदेव बाबू रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर रहे हैं। तो 1990 से पहले का बिहार, और मतलब जो सवर्ण वर्चस्व था उसको ध्वस्त किया गया। इसलिए बिहार, यूपी, इन सब राज्यों को टीवी अखबार वाले जातिवादी राज्य कहते हैं। यहाँ जाति के, धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं होता है। यहाँ बराबरी के, इक्वालिटी के नाम पर वोट होता है। मैंने कुछ लोगों से भी बात की। अब जैसे अगर कोई यादव है तो वो यादव को ही सपोर्ट कर रहा था। अगर कोई जो है कोई दूसरी जाति का है तो उसी जाति का कैंडिडेट होगा, उसी को वो वोट करने के लिए भी बोल रहा था। ये चीज मैंने देखा, लेकिन यहाँ पे ऐसा था कई जगहों पर। देखिए, ये इसको ऐसे समझिए, जैसे इस देश में सवर्ण की आबादी कितनी है? बिहार में भी 10%। बिल्कुल। और सवर्ण समाज के लोग ज्यादातर शहरों में हैं या बड़े शहरों में हैं। 100 में 90 आदमी दलित पिछड़ा है। अब यादव यहाँ 12-14% है। तो हर दूसरा तीसरा, यहाँ ओबीसी की संख्या 60%, तो हर तीसरा आदमी ओबीसी है। तो इसलिए आपको लगता है, इस बिहार की सच्चाई है कि सवर्ण समाज के लोग बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी को तभी वोट देते हैं जब उनकी जाति का उम्मीदवार हो। तो जाति देख के कौन वोट देता है? ये दलित पिछड़े तो मुफ्त में बदनाम है। इनको तो अपनी अभी भी समझ नहीं है। जिस दिन इनको समझ हो जाएगी जातिवाद की, ये बहुजन बन जाएंगे, एससी एसटी ओबीसी बन जाएंगे, संवैधानिक नाम से पुकारे जाएंगे। तो जाति यादवों ने बनाई है, कुर्मी कुशवाहों ने बनाई है। किसने बनाई जाति? तो खैर पहले से ही चली आ रही है। बनाई किसने? और जाति का लाभार्थी कौन है? आप कहा जा रहा है उल्टा, जो बेचारा जाति के नाम पर पीड़ित है, जिसको छोट जात कहा जाता है, उसी को कहा जा रहा है यही जातिवादी है। अलग अलग। दूसरा, यहाँ पर एक जो मांझी समाज के लोग हैं, मुसहर बोलते हैं शेड्यूल कास्ट में आते हैं, महादलित है, चूहा खाते हैं। उनको बताया जाता है कि बहुत ही ज्यादा गरीब है यहाँ पर, लेकिन उन्हीं के अंदर से एक जीतन मांझी निकल कर आए जो चीफ मिनिस्टर बने, अभी केंद्र मंत्री है। और मांझी द माउंटेन मैन, दशरथ मांझी, उन्होंने पहाड़ काट दिया था। इतने पावरफुल लोग निकल कर आए, लेकिन फिर भी उस जाति को बहुत छोटा क्यों बताया जाता है यहाँ पर? देखिए, एक तो जो रविदास महाराज का है ना, जात जात में जात है ते केलन के पास। भारत में एक ऐसा राज्य बताइए जहां शेड्यूल कास्ट को, बाबा साहब ने जिन जातियों को शेड्यूल कास्ट में रखा है, उनके पास जमीनें हो। आजादी के बाद आप बेहतर हुए हैं, हम बेहतर हुए हैं। 99% लोग की स्थिति क्या है? सिर्फ बिहार में लोग गरीब हैं, दलित समाज, या पूरे देश में? आप तो देश भर घूमते हैं। बिल्कुल, पूरे देश में। मैं कह रहा हूं, भारत के किसी भी हिस्से को आप देखिए, शेड्यूल कास्ट के पास जमीनें नहीं है। आदिवासियों के पास जमीनें थी तो उन पर खनन हो रहा है। पिछड़ी जातियों के पास कुछ जमीनें हैं, लेकिन वो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में नहीं है। तो यहाँ सारा 90% लोगों के पास संसाधन कम है। अब संसाधन का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 10% जो लोग हैं, जिसको जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके पास 90% संसाधन है। चाहे जमीन हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब जगह उनकी भरमार है। फिर थोड़ा बहुत पिछड़े जातियों के पास है। सबसे नीचे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं। संविधान न होता, आरक्षण न होता तो उनको वो भी नहीं मिलता। तो ये सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, ये पूरे देश में। आप किसी राज्य में जाइए, शेड्यूल कास्ट
कि लोगों के पास जमीनें, संसाधन नहीं है। ये सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, पूरे आपके राज्य में क्या है? वहां पर भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, लेकिन है शेड्यूल कास्ट के पास जमीनें हैं? नहीं नहीं वो नहीं है। वहां शेड्यूल कास्ट की कितनी जातियां हैं? मुझे लगता है कि शायद 6,000 से ज्यादा है। जातियां नहीं, 6,000 नहीं होंगे, कुछ कम होंगे। ओबीसी की 4-5 हजार जातियां हैं। तो सोचिए ना, आपके यहाँ नोमेडिक ट्राइब बहुत है। एमपी में। हाँ, घुमंतु जातियां बिल्कुल। क्या है उनके पास? जमीनें तो नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बिहार एक राज्य है जहां सबसे जो उनको जाति के नाम पर नीचे रखा गया, वहां से भी केंद्रीय मंत्री है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझिए। बिल्कुल, वहां से भी केंद्रीय मंत्री है। इसको कैसे आप सोचिए ना, यूपी में मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बन जाती हैं। बिल्कुल। आप बताइए मध्य प्रदेश में कितने दलित मुख्यमंत्री बने, राजस्थान में, असम में? नहीं, यहाँ पर बने। यहाँ पर तो मुझे लगता है 35 सालों से जो है वो एसटी एससी ओबीसी वाले मंत्री बने। नहीं, अब पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोग मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव हैं। हाँ बिल्कुल। ये बाकी राज्य। जीतन राम मांझी तो भी है। बिहार पॉलिटिकली सोशली फर्टाइल लैंड है। यहाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग। तो इनको जो है बदनाम भी बहुत किया हुआ है। जैसे लालू यादव जो है, उनको चारा घोटाला में बोला कि ये तो कौन बदनाम किया है? चारा घोटाला है। अच्छा, जीतन राम मांझी को जो है उनको कई बार लपेट लिया जाता है कि ये किस तो दलित पिछड़े नेता को बदनाम नहीं किया जाता, ये बताइए। करुणानिधि के बारे में अच्छी राय है क्या लोगों की? स्टालिन के बारे में? अब बदनाम करने वाला कौन है? अच्छा बताइए, हम आपका पैकेट काट लें तब ना हम चोर कहलाएंगे। आप हमारा पैसा छीन ले, काम का मजदूरी न दे और हम आपसे पैसा मांगे तो हम चोर हो गए? दोनों का अंतर समझिए। यहां मजदूरी मांगने पर कहा जाता है कि चोर है, बदमाश है, बेईमान है, क्योंकि लोग यहां बर्दाश्त नहीं करते हैं। बिहार में किसी दलित पर पेशाब करके किसी की हिम्मत है तो दिखा दे। मध्य प्रदेश में हुआ ना, मध्य प्रदेश में तो कई बार राजस्थान में हुआ ना, यूपी में हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप बिहार में करके दिखा दीजिए, करके दिखा दीजिए। मैं जब बिहार आ रहा था तो बोलते हैं कि यहाँ के स्कूल की जो परिस्थितियां हैं बहुत खराब, लेकिन मैंने यहाँ पर 1-2 स्कूल विजिट किए। एक डॉक्टर भीमराव अरे सर, अंबेडकर 90,000 स्कूल बंद हुए हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी में, जहां जहां बीजेपी की सरकार है। यहां एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार के बावजूद पिछड़ा मुख्यमंत्री है, तो ये नहीं हो पाया। फैक्ट पर भाई सब। आप टीवी वाली भाषा बोले, टीवी वाला सब उल्टा बोलता है। मैं अपनी आंखों से देखे ना कि स्कूल यहाँ पर हैं, अच्छे अच्छे स्कूल हैं। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं, भारत सरकार ने आंकड़ा दिया है संसद में, 90,000 स्कूल बंद कर दिए गए सरकारी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी में। आज भी बिहार में नौकरियां मिल रही है, 5 लाख नौकरियां तेजस्वी यादव जिस पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार अभी तक सोशल, जब तक पिछड़ा, देखिए कोई दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा ना। अभी आपके मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सिर्फ कह दिया कि 27% रिजर्वेशन देंगे। उनको गाली देने वाले कौन लोग हैं? सही बात है, सारे जो, जबकि वो संघी हैं, आरएसएस के आदमी, उसके बाद भी खाली पिछड़ा समाज से आते हैं। आपके मध्य प्रदेश में उमा भारती का क्या हासिल कर दिया बीजेपी ने? गायब कर दिया। सब बोलती हैं कि भाई रिजर्वेशन सही चीज है, लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश में भी 90% आबादी है बहुजनों की। राजनीति में वो केंद्र नहीं है, नहीं है, मुख्यमंत्री है, लेकिन समाज के अधिकार नहीं बचा पा रहे हैं। बिहार में कोई पार्टी हो, बहुजन के अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बना सकता है। आरक्षण खत्म नहीं कर सकता है। यहाँ तो जाति जनगणना हो गई, 65% रिजर्वेशन होगा। एनडीए, यहाँ ठेकेदारी में 25 करोड़ में रिजर्वेशन मिलने जा रहा है। नीतीश कुमार जो है वो एनडीए में जरूर हैं, लेकिन मैंने ग्राउंड में जाके ये महसूस किया है कि यहाँ पर जितने जो उनके साथ के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि नीतीश जो है वापस से चीफ मिनिस्टर बने। आपको लगता है वापस बन पाएंगे चीफ मिनिस्टर? अरे भाई, हम लोग भी, वो हम तो चाहते हैं कि उनकी पार्टी है अच्छी, उनका बेटा राजनीति में आना चाहिए, सबका उम्र होता है। इस बार बन पाएंगे, लेकिन अब वो तो 14 के बाद पता चलेगा, लेकिन उनकी पार्टी में कलह बहुत है। देखिए, नीतीश जी से लोगों का मोह भंग हुआ है। नीतीश जी से नहीं हुआ है, उनके बी टीम से हुआ है। जो संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, जो विजय चौधरी हैं, उसके बाद लोगों को लगा कि नीतीश जी फैसले नहीं कर पा रहे हैं, अब वो फैसला दूसरे लोग कर रहे हैं। और बिहार में बहुजन राजनीति है, जगदेव बाबू की धरती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है। कांग्रेस को हराया है कर्पूरी ठाकुर ने। इंदिरा गांधी मजबूत नेता थी, कर्पूरी ठाकुर ने हरा दिया। बिल्कुल, अति पिछड़े समाज से थे।
तो यहाँ यहाँ राजनीतिक समझ है लोगों में, इसलिए लोग अब ज्यादा होशियार, आप अपने अधिकारों के लिए सचेत रहेगा तो अभी आपके मध्य प्रदेश में वो अनिल मिश्रा क्या कह रहा है वो तो कि रविदास समाज के लोग सबसे ज्यादा बेकार है। क्यों? क्योंकि रविदास समाज के लोग दलित समाज में सबसे ज्यादा जागरूक मैं हैं, अधिकारों की लड़ाई सच लड़ रहे बताऊं, हैं। मैं अनिल मिश्रा का नाम आपने लिया इसलिए मैं अपने मुंह से ले रहा हूं। मैं कभी उसका नाम नहीं लेता, और उसकी वो जो पूरी टीम है ना, वो मुझे घेरती रहती है, क्योंकि वो पूरा मुद्दा जो है ना, मैंने इतने ऊपर तक उठा आप, दिया, इसीलिए मैं कह रहा हूं, वो मुझे ढूंढती रहती है कहाँ नेशनल, है। आप बहुजन समाज के नायाब हीरो हैं, और आप जो काम कर रहे हैं ना, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, अंजुल, जी भाई। आप बड़ा लकीर खींच रहे हैं। और बहुजन समाज के लोग जिस दिन, देखिए हम लोग कौन सा काम नहीं जानते हैं, रोड कौन बनाता है? बहुजन। हाँ, खेती कौन करता है? बहुजन बहुजन। करते हैं। सड़कें कौन बनाता है? बहुजन। बिल्डिंगें कौन बनाता है? सब बहुजन ही बना रहे सारा हैं। लोहा, लकड़ी, चमड़ा, मेहनत कस का काम कौन करता है? बहुजन करते हैं। बहुजन समाज। अब पढ़ाई लिखाई जब आरक्षण मिला तो इसरो में भी है, बिल्कुल। नासा में भी है, डॉक्टर इंजीनियर है, बस एक काम नहीं जानता है, बताइए क्या? राजनीति, मुंह चलाना, लीडर लीडर जीभ बनना। चलाना, बोलना, बकैती करना, झूठ सच बोलना नहीं जानता है लोग। हम बिल्कुल। लोग के डीएनए में करुणा है, दया है, समानता है। हम लोग ऐसे लोग हैं कि अगर आधा रोटी, हमारे एक रोटी है, भूखे हैं, अब कोई आ जाएगा तो आधा रोटी दे देते हैं। हम लोग जो लड़ाई, अंजुल समझने की बात है, हम लोग लड़ाई बदले की नहीं लड़ रहे हैं, बदलाव की लड़ रहे हैं। हमें कुछ भी ज्यादा नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। हम बराबरी चाहते हैं भाई। दो तरह की लड़ाई होती है, एक वर्चस्व की लड़ाई, नहीं सब मेरा है, और हमारी जो सब मेरा वाले लड़ाई, उसी को हम जातिवादी मनुवादी। हमारी लड़ाई बराबरी के लिए है, बदलाव के लिए है, इक्वालिटी के लिए है, समानता के लिए, देश को मजबूत, सब खुश रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हम लोग राष्ट्रवादी हैं। कोई देश तभी मजबूत होगा ना, सब मजबूत हो। तो हम लोग किसी जाति के, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हमें जो बाबा साहब ने जो राह दिया है, रास्ता बताया है, हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता बताया, बुद्ध ने जो बताया है, करुणा, दया, कबीर, रविदास, फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर कांसी राम साहब, सोनेलाल पटेल, महामाना रामस्वरूप वर्मा, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज। भारत में सबसे महान और परोपकारी राजा कौन हुए? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त बिल्कुल, मौर्य, बिल्कुल। अशोक, शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज। जी। कोई क्लेम कर सकता है इन लोगों पर कि इन्होंने कोई अत्याचार, अन्याय किया हो? नहीं। अगर आप किया बताइए, किया भी होगा तो फिर उन्होंने उसको कौन सा कपट के साथ अत्याचार किया। किया? आप बताइए मुझे। नहीं, जैसे सम्राट अशोक का बहुत बड़ा क्या हुआ? क्या हुआ? किया था, लेकिन उनका जब अरे भाई साहब, उस समय कौन राजा युद्ध नहीं करता था? नहीं, कलिंग, बिल्कुल, अच्छा, उस चीज कौन राजा युद्ध करने के बाद कहता था रिग्रेट भी कि, किया उन्होंने उस चीज का। अच्छा, कौन सा राजा युद्ध नहीं करता था? सब सारे ही करते थे, लेकिन वो जो उसके नरसंहार हुआ तो रिग्रेट भी किया उन्होंने उस चीज का। आप बताइए, गलती करके जिसको पश्चात हो जाए, राजा युद्ध करता, राजा कोई रिग्रेट करता है क्या? नहीं, उनने कलिंग किया। युद्ध के बाद, अरे सम्राट अशोक तो वैसे राजा थे जिन्होंने सिकंदर के नस्लों को दवाइयां भिजवाई, जो सिकंदर हमला करना चाहता था भारत को, यूनान में, ग्रीस में उन्होंने दवाइयां भिजवाई। बिल्कुल। ये तो बदनाम, ये तो कलम कसाई जानते हैं कौन होता है? फूले साहब ने उसका बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है किसान कोरा में। इस देश के कल्चर को, इस देश के भाईचारा को, इस देश के अध्यात्म को, सबको जो बदनाम किया पूरी दुनिया से। आप जहां खड़े हैं ना, यही नालंदा, आज जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कोलंबिया, दुनिया भर के लोग वहां पढ़ने जाते हैं ना। जब भारत बुद्धमय भारत था, बुद्धमय मतलब मैं कोई धर्म नहीं बता रहा हूं, बुद्धमय मतलब होता है इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। बिल्कुल। जब दुनिया की सभ्यताएं डेवलप नहीं हुई थी, तब भारत एक सभ्य देश था, सोने की चिड़िया था, व्यापार का केंद्र था, ज्ञान का केंद्र था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी 18-18 यूनिवर्सिटियां थी। बीच में एक दौर आया जब यहां अंधविश्वास, कर्मकांड बढ़ा और हम दुनिया के रेस में पिछड़ गए, और यूरोप विज्ञान, ज्ञान, तकनीक अपनाकर आगे बढ़ गया। समझिए, इस मर्म को समझिए। बिल्कुल। उस दौरान भारत में आप राजा बने रहे, इसके लिए बाकी लोगों को आप गुलाम बना ले, सही है क्या? बिल्कुल नहीं। हम लोग की लड़ाई क्या है?
इक्वालिटी के लिए है ना। इक्वालिटी। तो ये जो हमें जो पढ़ाया जा रहा है, हमें पढ़ाने वाले कौन है? जातिवाद में बराबर कहता हूं, जैसे यहाँ कहते हैं ना कि दलित पिछड़ों में मेरिट नहीं है, बहुसंख्यक आबादी में। आप जाएंगे इंटरव्यू देने ना, और आपका नाम है कुछ और, तो कहेंगे कि बताओ भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम है? बिल्कुल। तो क्या नाम, क्या जवाब देंगे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। बिल्कुल। हम जातिवादी हैं तो आपका जाति पता कर लिए कि आप हमारे जाति में मैच नहीं कर रहे हैं, तो आपसे पूछेंगे चेकोस्लोवाकिया का 7वें राष्ट्रपति का नाम बताओ। अब बताइए। वो नाम लेना ही थोड़ा कठिन हो रहा है, राष्ट्रपति के। अरे भाई साहब, सवाल इंटरव्यू का क्या मतलब होता है कि सबके लिए सेम सवाल ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे एक ही सवाल पूछना चाहिए। एक दिन राहुल गांधी बता रहे थे, ऐसी एक भाषण में सुना मैंने, वो कहते कि यूरोप में सारे गोरे बच्चे ब्लैक बच्चे फेल हो जाते थे, सवाल सेट करता था गोरा। अच्छा। कहता था कि यार, ये लोग में मेरिट नहीं है। एक बार फैसला हुआ, चूंकि उस समाज बहुत रिसर्च कर रहा है, उसने कहा कि ऐसा करो, सवाल सेट करने वाले को बदलो इस बार। तो एक बार ब्लैक कम्युनिटी के लोगों ने सवाल सेट किया, सारे गोरे फेल हो गए। अच्छा। अच्छा, उनने अपने हिसाब से सवाल बताया जो ब्लैक वालों को वही पता तो यहाँ होगा। होता है, मैंने कहा तो आपको कि आप तो ऐसा तो होता है, आप तो बहुजन है तो आपसे सवाल पूछ लेंगे कि चेकोस्लोवाकिया का 7वें राष्ट्रपति का नाम बताओ। वो छोड़िए, आसान भाषा में, आप मेरी जाति के हैं तो हम आपसे सवाल पूछ लेंगे कि अपने मामा जी का तुम नाम बताओ। आप पट से बता दीजिएगा। हमको जातिवाद करना है, आप मेरी जाति के नहीं हैं, तो हम पूछेंगे मेरे मामा जी का नाम बताओ। मुझे क्या पता आपके मामा जी का नाम। यही तो चल रहा है। अच्छा, एक चीज, आप सम्राट अशोक की बात की, आपने नालंदा की बात करी। मैं पूरे बिहार में घूम रहा हूँ और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सारे जो बुद्ध से जुड़ी हुई चीजें, जैसे वैशाली हो गया आपका, आपका जो राजगीर में अच्छा खासा सिस्टम बना रखा है राजगीर में घूमने का, और जो बुद्ध ने जो दूसरा धम्मचक्र परिवर्तन सुध दिया था, उस चीज को भी अच्छा चमकाया गया है। और ज्यादातर जगहों पे जो है नीतीश कुमार का ही नाम लिखा है, वहाँ पे घोड़ा कटोरा ताल शायद आपने देखा होगा। तो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं भाई। नीतीश कुमार ने जो है इतना सारा जो काम किया हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? 20 साल बुद्धिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए किया? नहीं, देखिए 20 साल से मुख्यमंत्री हैं पूरे भारत। अच्छा बताइए, पूरा साउथ ईस्ट एशिया बुद्ध को मानते हैं। बिल्कुल। गुरु नानक साहब को भी जानते हैं। हाँ। पूरा थाईलैंड, वियतनाम, आपको अगर आप बुद्ध सर्किट का डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो आपका ना नुकसान है। देखिए, भारत की जो मूल जो विचारधारा है, हमारी जो आत्मा है, उसको कैसे खत्म करेंगे? सम्राट अशोक तो पत्थर पर शिलालेख लिखवा गए हैं ना। खत्म तो करने की कोशिश हुई। बिल्कुल। ये सब जिंदा हुआ लॉर्ड कनिंघम ने किया जब अंग्रेज आया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने, आर्कियोलॉजिस्ट। हाँ। बिल्कुल। लोगों ने, जातिवादियों, मनुवादियों ने हमारा ही इतिहास खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इतिहास नहीं खत्म हो पाया। अब आप जो कह रहे हैं, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जी का बड़ा सोशल कंट्रीब्यूशन है बिहार में। पार्टी उनकी अलग अलग हो, आपस में ये सारे पहले एक ही पार्टी से शुरुआत की थी, एक आंदोलन से शुरुआत किया था इन लोगों ने, और जब फिर उनके बीच में जो है कुछ मतभेद हो गए, ठीक है, वो होता है। हम लोग डेमोक्रेटिक लोग हैं, आपस में सवाल जवाब करते हैं, कोई गुलामी प्रथा थोड़ी है। बिल्कुल। आपस में हम लोग एक दूसरे से सवाल करते हैं। लोकतंत्र वैशाली से। देखिए, मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं जब तक बिहार में था, मैं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, बुद्धिज्म, सांस्कृतिक क्रांति के बारे में, या जो सोशलिज्म, उसको बहुत, मैं खासकर कल्चरली में बहुत रिच नहीं था बुद्धिज्म को। जब मैं दिल्ली गया, मीडिया में नौकरी की, पढ़ाई किया, तब मैं उसी वैशाली का हूं जहां बुद्ध। बिल्कुल, मैं वहां होकर आया। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी बोला कि आप बोल रहे थे कि भाई के साथ जाओगे उनके गांव में, लेकिन गए क्यों नहीं आप? आप चलिएगा, स्वागत है मेरे गांव में। व्यस्त हो गए थे, मेरे घर में बकरियां भी हैं जी। तो मैं कह रहा हूं, जब हमारा समाज पढ़ता लिखता जाएगा ना, देखिए, विद्या बिन गति, इसी में जीवन का सार है जो फूले ने कहा है। विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिन नाम शूद्र कहलाए। आप नहीं पढ़े होते तो क्या कर रहे होते? हम नहीं पढ़ते तो क्या कर? पढ़ाई लिखाई का काम से कोई संबंध नहीं। आप मानसिक रूप से जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, तो पढ़ाई से हमें इसलिए रोका गया कि हम पर रूल किया जा सके। बिल्कुल। तो जैसे जैसे बहुजन समाज पढ़ रहा है, अब नीतीश कुमार पढ़े लिखे थे, बिल्कुल, बीकर सेक्शन से थे, उनको मौका मिला तो उन्होंने बुद्ध सर्किट को डेवलप किया है। आपको पूरा आप देखेंगे तो जहां जहां उन्होंने, पटना गांधी मैदान के बगल में, वहां चंद्रगुप्त मौर्य की मूर्ति है, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर है। तो ये होना चाहिए।
ये उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी खोले हैं, तो वहां पे मैंने ये भी देखा कि कितने 300-300 करोड़ के जो है स्तूप बना रखे हैं। अब कई लोग ये बोल रहे हैं कि स्तूप बनाने से अच्छा तो जो है आप कॉलेज खुलवा देते और भी स्कूल अरे खुलवा सबसे देते। ज्यादा कॉलेज वो भी तो कॉलेज है। देखिए, दो चीजें हैं, आप अपने सांस्कृतिक धरोहर को नहीं समेटेंगे तो देश में दुनिया का कोई ऐसा देश है जो बुद्ध के बारे में नहीं जानता है? कोई ऐसी कॉलेज कोई है नहीं है, जहां कोई नहीं है, बुद्धिज्म पर कोई नहीं, पढ़ाई कोई नहीं नहीं, होती है? कोई भी नहीं है। कोई ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी है जहां बुद्धिज्म एक डिपार्टमेंट नहीं है और शोध नहीं होता है? और बुद्ध कोई अंधविश्वासी थे, कर्मकांडी थे? नहीं, दुनिया बिल्कुल के भी नहीं। पहला ज्ञानी व्यक्ति, 2500 बिल्कुल। साल पहले, जिन्होंने उस समय भी तमाम तरह की विचारधाराएं थी, तमाम तरह के, उन्होंने क्या कहा? उस समय लोग संपन्न थे, भारत सोने की चिड़िया थी, लोग अमीर थे, तो उन्होंने लोगों को जीवन जीने की रास्ता बताया कि कैसे आप स्वस्थ रहेंगे, कैसे अच्छा इंसान बनेंगे, कैसे आप में मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे आप अपने बच्चा के प्रति व्यवहार करते हैं, जब दुनिया के उनसे जब पूछा गया, बिंबिसार ने पूछा, अजातशत्रु ने पूछा जी। कि हम कैसे एक अच्छा राजा बने, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आप जो अपने बच्चे के साथ व्यवहार करें, आपका बेटा है या बेटी है, उसके साथ जो व्यवहार करते हैं, जी। वही दुनिया के हर नागरिक के साथ आप व्यवहार कीजिए। बताइए, इतनी बड़ी फिलॉसफी इतने साधारण शब्दों में किसी का शोषण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कोई अपने अपने भ्रष्टाचार? अपने बच्चे को शोषण कैसे कर सकते हैं? जब दुनिया को आप, उन्होंने कहा कि अच्छा राजा बनने के लिए है कि जो आप अपने बच्चे के साथ करते हैं, अपने बच्चे को सबसे अच्छे से रखोगे, सबसे अच्छी चीज ला वैसे के आप अपने दोगे। राज्य को रखिए। बिल्कुल। लेकिन इसी देश में ऐसी ऐसी विचारधाराएं हैं जिसमें बताया जाता है कि इसका शोषण करना है, ये छोट है, इसको दबाना है। आप पढ़िए मनुस्मृति क्या है, शासन करने का एक तरीका है। बिल्कुल। कौन लिखा ढोल शूद्र नारी पशु तारना के वो तो ये अधिकारी? बोलते हैं कि आप तो पढ़ना भी नहीं आता, वो तारण जो है वो अलग चीज था। तारण मतलब होता है देखना। मैं हाँ, बोध गया में घूम रहा था, वहां पर एक बज रहा था, निरंजन को याद है, एक जो है पीछे से स्पीकर बज रहा था, उसमें ये बताया जा रहा था कि ये लोगों ने जो है गलत फैला रखा है। तारण मतलब तो होता है देखना, हमने देखने का बोला, हमने पीटने का थोड़ा ना देखिए, बोला मुझे है। एक ही बात का दुख है कि देश बहुत पीछे छूट रहा है। साउथ ईस्ट एशिया, हमारे पड़ोसी मिडिल ईस्ट, चाइना बहुत आगे बढ़ रहा है विज्ञान के दम पर। वो पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहा है, पर्यावरण को बचा रहा है, ह्यूमन इंडेक्स पर बेहतर कर रहा है। जीवन को बेहतर बनाना ही, हम धरती पर अमर होने नहीं आए हैं, थोड़ा धरती को बेहतर बनाने, लोगों को बेहतर बनाने। आप ज्ञान का नुकसान करेंगे, विज्ञान का नुकसान करेंगे, तो ओवरऑल देश का नुकसान करेंगे। आज के डेट में किसी बिल्कुल भी बिल्कुल मुल्क को, बिल्कुल 100%। कोई भी मुल्क तभी सुरक्षित रहेगा जब उसके पास आधुनिक तकनीक होंगे। जी। अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी 2 सवाल और पूछना नहीं, बहुत चाहता सारे हूँ। सवाल पूछे। एक ये कि बिहार में जो जैसे बहन जी हैं, उत्तर प्रदेश में उनका अच्छा होल्ड है, बिहार में नहीं नजर आता। चंद्रशेखर आजाद है, उनका बहुत सी जगह अच्छा होल्ड है, बिहार में नजर नहीं आता। लोग नाम जानते हैं लेकिन वोट नहीं देना चाहते, ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ पर तो मतलब ज्यादातर जो है बहुजन चीफ मिनिस्टर ही रहे हैं ज्यादातर, वो 35-35 सालों से। इन लोग जो है यहाँ पर जगह क्यों नहीं बना पाए? नहीं नहीं, देखिए, बीजेपी बड़ी पार्टी है ना। केरल में क्या हालत है उसकी? खराब है, बहुत खराब हालत है। हम्म? घुसने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, घुस नहीं पा रहे हैं। गैंगटोक, सिक्किम, वहां भी नहीं घुस पा रहे हैं। मिजोरम। सेम। देखिए, बहुजन समाज के जितने दल हैं ना, उनके पास, देखिए, बहुजन मीडिया बिल्कुल। है नहीं है भाई। क्यों नहीं है? मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बहुजन मीडिया है, अपने पास टीवी है, अखबार है। नहीं, वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी जितना संसाधन है उसमें अरे कोशिश कर रहे हैं। तो उसी तरह से हमारे जैसे रीजनल आप। पार्टियों की, हमारे पार्टियों की हालत है। वो बेचारा, हमारी पार्टियां लोगों के चंदे से चल रही है, बहुजन मीडिया क्यों नहीं, इसकी वजह बताइए। इसलिए क्योंकि इनका संसाधन नहीं है। अब मुझे पता है संसाधन ना, क्यों नहीं 20 है? दिन से मैं बिहार में हूँ, तो मुझे पता संसाधन है। क्यों नहीं है, ये मुझे पता बताइए। है कि जितना हम लोगों ने जो ऑनलाइन बुक सेल करके जो कमाया था ना, वो ही सब यहाँ खर्च कर तो रहे हैं। संसाधन क्यों नहीं है? पैसा नहीं है, और ना हमको शुरुआत से मैं अब सिखाया बता गया। रहा हूं आपको, जी। जैसे मीडिया चलता है कॉर्पोरेट से। जी। जिस जाति का बिजनेसमैन होगा, जिस विचारधारा का बिजनेसमैन होगा, वही पैसा इन्वेस्ट करेगा मीडिया में, अखबार, टीवी में। बहुजन के पास बिजनेस नहीं है तो मीडिया नहीं चलेगा। बिल्कुल बहुजन विचारधारा के लोग बिजनेसमैन नहीं है। बिल्कुल। उसी तरह से पार्टियां भी चलती है कॉर्पोरेट के फंड पर। बीजेपी को अभी भी, बीजेपी लीगल तरीके से घोषित करती है 10,000 करोड़ की पार्टी है, उसके खाते में कितना है? नहीं, ऐसे तो अगर आप देखोगे तो बहन जी जो तीसरे नंबर पे पार्टी है। नहीं भाई, दूसरी 600 बात करोड़ कर। कुछ है उनके पास, ऐसा अरे कुछ नहीं बताया नहीं, गया है। मुझे नहीं पता, आपको पता होगा।
10,000 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा है बीजेपी के पास, चंदा आता है। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे कांग्रेस को भी 2,000-2,500 करोड़ का चंदा आ रहा है। जिस समाज में बिजनेस में, ये तो सैल्यूट कीजिए उन तमाम बहुजन नेताओं को जो अपनी पार्टी चला रहे हैं, चाहे बहन जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे नीतीश हो। बिल्कुल। बिना चंदे के, कॉर्पोरेट चंदा नहीं देता, ये लोग कैसे पार्टी चला रहे हैं, हमको तो वही मुश्किल लग रहा है। ये तो बहुजन समाज जागरूक हुआ है, महापुरुषों का विचार है कि सभी राज्यों में बहुजन दल अब धीरे धीरे सर्वाइव कर रहे हैं। बिल्कुल, बहन जी ने शायद एक बार बोला भी था कि हम तो जो लोग ये बहुत बड़ा हुए हैं, हमारे कोई चंदा नहीं लिया हमने। भाई ये बहुत बड़ा झूठ है कि ये लोग टिकट बेचते हैं। बहुजन दल टिकट कैसे पार्टी चलाएंगे, पैसा ही नहीं इनके पास। जैसे हम मीडिया नहीं चला पा रहे हैं, हम कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो सबका पीछे अर्थतंत्र। आपने मीडिया चलाने के पीछे कॉर्पोरेट बताया ना, वही सेम सिस्टम जो है वो हम कर रहे हैं। हम लोग बुक सेल करते हैं, साल भर में जो पैसा इकट्ठा हुआ था। अब मान लीजिए आप सवर्ण समाज के होते ना और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे होते, तो आपको फंड करने वाले की कमी नहीं होती। अरे क्या हुआ, तो सही हम लोग बहुजन विचारधारा पर बात करें, उनको अच्छा नहीं लगता है, जबकि हम सही हैं, हम नैतिक, हम देश को मजबूत करना चाहते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी जाति किसी धर्म के खिलाफ जी। लेकिन चूंकि जातिवाद और मनुवाद इस देश के नस में भरा हुआ है, ये देश जाति प्रधान देश है, तो उनको लगता है कि हमारे खिलाफ है, जबकि हम देश मजबूत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सब बराबर है। हम क्या कह रहे हैं, सब बराबर है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी को आप छोटा या बड़ा, हम तो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए मैं रिक्शा चलाता हूं और आप हवाई जहाज उड़ाते हैं, तो हमारी डिग्निटी और आपकी डिग्निटी में तो कोई फर्क नहीं है ना, सैलरी में फर्क हो सकता है। और यूरोप ने तो उसको भी कम किया है। वहां सैलरी तय की गई है कि रिक्शा चलाने वाला हो या जहाज उड़ाने वाला हो, इतनी सैलरी रिक्शा वाले को भी मिलनी चाहिए कि वो एक लाइफ स्टाइल, जो स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल है, वो मैंने यहां क्या है, 90% लोग 10,000 15,000 से ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। भारत में जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं, वो एक सस्ता मजदूर बना के रखना चाहते हैं। आप ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, आप उनका कुत्ता घुमाइए, आप उनका खाना बनाइए, आप कहेंगे बाबू सोना, एग्जाम्पल देंगे, हम तो इनको साथ में खिलाते हैं, डाइनिंग टेबल पर ही हमारे ड्राइवर हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने बहुत देखा। दिक्कत है कि कलेक्टर कैसे बन गया, एसपी कैसे बन गया, डीएम कैसे बन गया, पत्रकार कैसे बन गया। तो इस देश में जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं, चाहे जो भी हो, उनको दिक्कत इससे नहीं कि वो हमें मारना चाहते हैं, उनको हमारे सफलता से दिक्कत है। आप उनका मजदूर बने रहिए, रिक्शा चलाइए, ठेला चलाइए, सब्जी उगाइए, इस सब के लिए उनको आदमी चाहिए। एक सच्चाई बता रहा हूं, अमेरिका में बहुत सारे भारतीय रहते हैं जी। वहां आप टॉयलेट क्लीनिंग करवाइएगा ना, तो कम से कम $300 देना पड़ेगा 1 घंटा का। कितना हुआ $300? $300 हुआ करीब 8 16 और 22 25,000 के आसपास। कितना देर का देना है? 1 घंटा का। आप वहां मेड रखिएगा तो कम से कम प्रति घंटा $100 देना है। ये आपके यहाँ प्लम्बर आएगा तो कम से कम $500 लेगा। बिल्कुल। भारत में 250 रुपए, 300 रुपए। तो अमेरिका में जो यहाँ के जातिवादी मनुवादी सोच के लोग रहते हैं, उस सामने जब डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे वहां, तो कहेंगे कि यार कुछ तो यार, मजा तो भारत में था। क्योंकि वहां उनको टॉयलेट भी अपने साफ करना है, बिल्कुल खुद ही के लिए, हाँ करना है। यहाँ क्या था, सस्ता मजदूर था। लेकिन उनको जैसी कहा जाएगी तो चलो फिर भारत, तो कहेंगे नहीं यार फिर मजा नहीं। वहां उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए अमेरिका वाला, यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ उनको सस्ता मजदूर चाहिए। तो ये सब विजन का जब कोई आएगा ना, जब कोई बाबा साहेब जैसा लोग प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगा, मुख्यमंत्री, ये सारी डिस्पैरिटी खत्म हो जाएगी। एक मिनिमम वेज निर्धारित करना पड़ेगा। देखिए, खाना हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, आप कलेक्टर हुई, चाहे प्रधानमंत्री हुई, खाना तो आप भी खाएंगे, जरूरत गाड़ी आपको भी चाहिए, कपड़ा उतना मिनिमम। इस देश में कम से कम मिनिमम वेज जो है ना, वो 1.5 लाख रुपए जब होगा तभी इस देश मजबूत होगा। आप पूछिए कैसे? इस देश में सबसे खराब काम किसको कहा जाता है? सफाई कर्मचारी। बिल्कुल। कूड़ा उठाने वाला, कचरा उठाने वाला, टॉयलेट साफ करने वाला, कूड़ा। बाबू जगजीवन राम ने एक घोषणा की जी कि हम इसको सरकारी नौकरी में तब्दील करेंगे, सफाई कर्मचारियों की, और उनकी तनख्वाह हो गई 40 से 50,000। यहाँ तो जाति बनी हुई है, कपड़ा धोने वाला, सफाई करने वाला। जैसे सफाई कर्मचारी के तनख्वाह 50-60 हजार हो गई, वो अपने बच्चों को पढ़ाने लगे, स्कूल भेजने लगे,
वहां से कलेक्टर, एसपी, प्रोफेसर पैदा होने लगा, तब जातिवादी मनुवादियों ने प्राइवेट कर दिया फिर नौकरी, सफाई कर्मचारी को फिर 12,000। ठेके पे कर दिया। ना आपके नस्लें सुधरेंगी, 12,000 कमाइए, खाइए, सो जाइए, पढ़ाई लिखाई पर आपको खर्च नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। इस देश में मिनिमम वेज जो है वो निर्धारित होना चाहिए। इस देश में सेना की तनख्वाह 5 लाख होनी चाहिए कम से कम मिनिमम, वो मैक्सिमम सेक्रीफाइस करते हैं। इस देश में सफाई कर्मचारी जो सबसे निचले सैलरी पर काम कर रहे हैं, सबसे कम पर, उनकी तनख्वाह कम से कम 1 लाख होनी चाहिए, ताकि वो इज्जत से पढ़ सके, लिख सके, घर में रह सके। और ये तभी होगा जब कोई सोशल विजन का आदमी, अंबेडकरवादी, समाजवादी, बहुजन विचारधारा का आदमी सत्ता में आएगा और वो तय करेगा कि इस देश में कोई गरीब ना रहे। हम ही नहीं कह रहे कि आप बिजनेस नहीं कीजिए, अमेरिका में एलन मस्क नहीं है क्या? बिल्कुल है। वहां सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह ज्यादा है, तो वहां क्या विकास रुक गया कि विकास बढ़ गया? चल रहा है। उसी देश का विकास रुकेगा जिस देश में लोग मजदूर रहेंगे ज्यादा। इसलिए इस देश का विकास करना है तो इस देश के हर नागरिक को इतना पैसा देना पड़ेगा कि वो इज्जत से रहे, इज्जत से कमाए, इज्जत से खाए। और ये इस देश का, और ये इस देश का जो मनुवादी है, कुछ मुट्ठी भर जो मनुवादी है, जो कंट्रोल है, न एक कॉलेज खोलेगा, न एक यूनिवर्सिटी खोलेगा, न एक रिसर्च पर पैसा लगाएगा, मेड इन चाइना का माल ठप्पा मार के यहां बेचेगा। ये सब खाली ब्रोकर है। दाल, तेल, धनिया, मिर्चाई बेचेगा। एक कंपनी बताइए, अभी एचसीएल का मालिक ने कहा ना कि हम लोग सिर्फ स्क्रू ड्राइवर हैं, माल बनता है चाइना में, कोरिया में, वियतनाम में, थाईलैंड में, यहाँ खाली नट बोल्ट करके बेच देता है। मोहर मार आईफोन 17 प्रो जो है, अरे कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलेंगे तो कोई नया एलन मस्क, कोई जुकरबर्ग पैदा हो जाएगा ना। तो वो अमेरिका वाले भी करने नहीं देते हमको, जो चिप वगैरह यहाँ नहीं बनाने देते। उनको लगता है कि अगर भारत के लोग ही तो सारे वहाँ काम, अरे भाई जब उन्होंने इन्वेंट किया है तो आपको क्यों बनाने देंगे? वही वो बात भी है। हमारे यहाँ रिसर्च पर पैसा नहीं खर्चा करता है लोग। एक भारतीय कंपनी बताइए, किसी भी मतलब चाहे वो ऑटोमोबाइल्स का हो, चाहे साइंस का हो, जहां रिसर्च होता हो। हमारे देश को सिर्फ सस्ता मजदूर बनाने की कोशिश है, और ये सब बातें कोई कहना नहीं चाहता। हम बोल रहे हैं इसलिए लोगों को पेट में जलन होता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। आप भी अपना वोट डालने वाले हो, किसको वोट डालोगे आप? अरे भाई मैंने कहा, मैं कैसे वोट डालूंगा? मैं अभी विधानसभा का वोट डाल चुका हूं दिल्ली में। मैं फ्रॉड आदमी थोड़ी हूं कि एक साल में 2 जगह वोट डाल दूं। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि मैंने जितने भी बिहारियों से ये तो कि आप किसको वोट डालोगे, किसी एक व्यक्ति ने भी ये नहीं बताया मुझे। मैंने बोला चलो ऑफ कैमरा ही बता दो तुम, वो बताने को तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है या तो उनको डर है किसी चीज का, या वो बहुत समझदार है कि मैं बताऊंगा नहीं किसको वोट डालूंगा। अरे मैं तो वोट ही नहीं डाल सकता भाई, मैं तो दिल्ली में वोट डाल के आया हूँ विधानसभा चुनाव में। आपका दिल्ली में है क्या आपका? हाँ बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा। तो बोले यहाँ क्या सिस्टम है? ये बिहार के लोग क्यों नहीं बताते किसको वोट डालेंगे? किसी चीज का डर है उनको? नहीं, डर नहीं है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार के लोग डरते नहीं किसी से। बहुत सेंसिटिव लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। अगर वो आपको पहले ही बता देंगे कि वोट डालेंगे तो यहाँ बीजेपी जीत ना जाती है। उनको वोट डालना कहाँ ये जरूर पता है, किसको डालना ये भी पता है, और उसको किसको बताना ये भी पता है। मैंने यहाँ पर एक व्यक्ति से भी बात की थी, हम शायद कुछ खा रहे थे, खाने के दौरान उससे बोले लोग यहाँ पर अगर आप बता दो किसी को कि वोट किसको डालेंगे तो वो लड़ने आ जाते हैं, जबरदस्ती वोट डलवा देते हैं। अगर आपने नहीं डाला तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कौन सी जगह का व्यक्ति था वो? नवादा, जहानाबाद। बोले जहानाबाद में बड़ी समस्या हुआ। देखिए मैं आपको पूरे भारत की कहानी बता रहा हूँ। आप जो स्पेसिफिक बिहार कह रहे हैं ना अंजुल, ये देश भर की मैं कहानी। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम बिहार ही घूम रहे हैं ना। हाँ, तो मैं पूरे देश की बात बता रहा हूँ। देश जब आजाद हुआ तो बाबा साहेब ने संघर्ष करके एक वोट का अधिकार दिया सबको जी। उस समय SC ST को रिजर्वेशन मिल गया। लोग अपने मनुवादी लोग अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे रिजर्व सीट पर जी। और ये कुर्मी, यादव, कुशवाहा, पिछड़ा कहीं नहीं था। सब जनरल के लोग जीत के आते थे। पैसा, चुनाव सब उनके पास था। हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे। 90 के दशक में जब कोई कांसी राम, कोई मायावती जी, कोई मुलायम सिंह यादव, कोई जगदेव बाबू जब राजनीति में आया, कोई लालू यादव, रामविलास पासवान आया,
तो इन मनुवादियों ने झूठ फैलाया कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया, जबकि राजनीति का पैसाकरण कर दिया गया। आज गरीब आदमी चुनाव ही नहीं लड़ सकता है, ये कौन कर रहा है? तो जो आप सवाल पूछ रहे थे ना, क्या सवाल था आपका? मेरा सवाल ये था कि लोग यहाँ पर जबरदस्ती जो है हाँ, वो हाँ, वोटिंग डलवा देते हैं। हाँ, और तो सोचिए, लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने, कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने, कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने तो दलितों को बंदूक का लाइसेंस दिलवाया। लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने तो सब जगह जिस जात का आदमी होगा वहां बूथ बनवाया। पिछड़ा का घर है तो पहले लोग फायर कर देते थे, बूथ नहीं गिराने देते थे। तो ये देश में पूरी जगह स्थिति है। कहां दलित मुख्यमंत्री बन रहा है, प्रधानमंत्री बन रहा है? कहां पिछड़ा के लिए स्वर्ग है भारत में? एक राज्य बताइए, हम वही जाके बस जाएंगे। चलो एक चीज और बताइए मुझे कि यहाँ सबसे मैं क्या कह रहा हूं, दो चीज आप गौर कीजिए, मैं डेटा पर बात करता हूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बिहार, झारखंड, यूपी, अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां जहां जय भीम, जय फुले, जय अंबेडकर, समाजवाद, सोशल जस्टिस पहुंचा है, वहां ये सब जातिवाद के खिलाफ लड़ाई चल रही है। तो एक राज्य ऐसा बताइए जहां हमारे लिए स्वर्ग हो बहुजनों के लिए, मैं वहीं जाके बस जाऊंगा भाई। एक शहर बताइए। हाँ, नागपुर में, नागपुर ही बोलने वाला था मैं। नागपुर में बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली थी। मैं नागपुर ही बोलने वाला था कि नागपुर एक ऐसी जगह है जहाँ जो है वहां के लोगों के हिसाब सरकार चलती है। महाराष्ट्र तो जैसे बिहार में राजनीतिक क्रांति है, महाराष्ट्र में सामाजिक क्रांति है। वो तो धरती है माता सावित्रीबाई की, ज्योतिबा फुले की, बाबा साहेब की, शिवाजी महाराज की, साहू जी महाराज की, शाहू बिरसा फुले। आप तमिलनाडु पेरियार की धरती है। वही बोल रहा था कि वहां पर तो ऐसा है कि सरकार झुक जाती है उनके आगे, पूरा देश, किसी की भी हो, पूरा देश बहुजनमय होगा, क्योंकि ये न्याय की बात है, देश के डेवलपमेंट की बात है। ये जो विचारधारा है, ये मानवता की विचारधारा है, सबको मजबूत बनाने की विचारधारा मैं आपके पटना आया ना, तो वहां पर मुझे सड़कें बड़ी अजीब सी लगी, मतलब गजब की लगी। कोई सड़क ऊपर से जा रही है, कोई नीचे से जा रही है, कोई गोल घूम के जा रही है। ये इतना, एक आपका गंगा पथ शायद 26 किलोमीटर लंबा है, वो रिवर फ्रंट है जो गंगा पथ के नाम से है। वो गजब का डेवलपमेंट नहीं लगता आपको? क्योंकि मैंने ऐसा ना तो महाराष्ट्र में देखा, ना मैंने ऐसा एमपी में देखा, ना ऐसा मैंने दिल्ली में देखा। नहीं, भारत, मैं फिर कह रहा हूं, मैं भारत में जो समस्याएं बिहार में है वो पूरे भारत में है, जो अच्छी चीजें बिहार में है वो पूरे भारत में भी है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखा। नहीं, भारत, बिहार जो है ना, बिहार जो है वो गंगा का मैदानी भाग है, बिल्कुल फर्टाइल लैंड है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे ही सही। देखिए, आप पूरे देश में हाईवे बना, बहन जी ने सबसे पहले हाईवे बनाया, एक्सप्रेस वे बनाया, अखिलेश जी ने फिर बनाया, फिर अखिलेश जी ने बनाया, नोएडा, आगरा से लखनऊ। अब देश भर में हाईवे बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ बोलते हैं कि यहाँ सड़कें नहीं है, लेकिन जो जैसे देश भर में हाईवे बन रहा है तो यहाँ भी बन रहा है। ओवरऑल देखिए, भारत का विकास रुका हुआ है। ज्ञान विज्ञान जब तक नहीं आएगा, जब तक बाबा साहेब के विचारों वाला प्रधानमंत्री नहीं आएगा ना, तब तक क्रांतिकारी बदलाव नहीं होगा। तो आपके हिसाब से कौन को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ऐसा व्यक्ति अभी करंट में कोई जो संविधान को लागू कर दे, एकदम से इम्प्लीमेंट कर दे? इतना आसान नहीं है, लेकिन वो क्यों? अगर वो एकदम से इम्प्लीमेंट कर दे, हाहाकार मच जाएगा पूरे भारत क्यों में। क्यों उससे दिक्कत क्या है? जो लोगों को दिक्कत है, जो लोगों को दिक्कत है वही तो सिस्टम में, और वही टॉप जगहों पर बैठे हुए। अरे भाई, सिस्टम में संविधान लागू होने से दिक्कत, कौन आदमी है? एसपी डीएम कोई बना हुआ है तो संविधान की वजह से ना। बिल्कुल, सीएम पीएम संविधान से ही तो सारा फायदा ले रहे हो। संविधान लागू करने में शिकायत है, हमको लोग बना दे, हम संविधान लागू इम्प्लीमेंट कर देंगे। मैंने हम लोग संविधान, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ संविधान लागू करना चाहते हैं, और संविधान लागू होते ही भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। जातिवाद, मनुवाद सबका खात्मा हो जाएगा, महिलाओं का शोषण रुक जाएगा, भारत एक बेहतरीन मुल्क और विश्व गुरु बन जाएगा। खाली कुछ नहीं करना है, कोई एक आदमी आए और भारत का संविधान लागू कर दे। भारत में मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, थाना, पुलिस, सब संविधान से काम करने लगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि भारत का संविधान सम्राट अशोक से प्रभावित है, सुद पिटक, विनय पिटक से प्रभावित है। बाबा साहेब ने दुनिया भर का अर्थव्यवस्था पढ़ा, कानून पढ़ा, तब भारत का एक बेहतर संविधान दिया है, जहां नदी नाले, पशु पक्षी सबके सुरक्षा की बात है। बिल्कुल, भारत का संविधान सबको सम्मान देने के लिए है, किसी का हक अधिकार छीनने के लिए नहीं है। हाँ, जिसके साथ गलत हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करता है। इसमें कौन सी गरीब, आप अपने घर में किसी को परेशान करेंगे तो उसको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तो भारत का संविधान को बाबा साहब ने हमें सब कुछ दे दिया, खाली उसको लागू कर देना है।
मान्यवर साहब ने, लालू यादव ने, रामविलास जी ने, नीतीश जी ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा लागू किया। बहन जी ने उसको मजबूती से लागू किया। भारत का संविधान लागू, भारत फिर से सोने की चिड़िया, विश्व गुरु, सुपर पावर। लिखवा लीजिए हमसे। आपके बिहार में जो है ना, बताते हैं कि खाना बड़ा अच्छा मिलता है। टाइम हो गया है, कुछ अच्छा सा खिलाइए मेरे को। यहाँ क्या मिलता है? चंपारण? मुझे बोधगया में क्या मिलेगा तो ये नहीं पता है, लेकिन यहाँ यहाँ देखिए फूड हैबिट्स तो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अब भारत में 4 कोस में पानी और वाणी बदल जाता है, यहाँ 2-4 तो ये जो परसेप्शन है ना, अच्छा बुरा नहीं है। जो भी आप जहां जा रहे हैं, आप गुजरात जाइए तो गुजराती फूड एंजॉय कीजिए, बिहार आइए तो बिहारी फूड आपके एंजॉय या कीजिए। बिहार में क्या बाटी चोखा बहुत अच्छा लगा मुझे, एक तो। दूसरा यहाँ चंपारण वाला सिस्टम बड़ा अच्छा लगा। दूसरा एक और क्या था वो कुछ? मैं आपको खिलाऊंगा नॉनवेज, मटन चिकन बना के मैं ट्रेडिशनली खाऊंगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि भारत में अभी भी आप, मैं देखिए सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं है। भारत में अभी भी 90% लोगों के पास न्यूट्रिशंस वाले फूड्स नहीं है। उनके ये पास, बात सही है। यही चीज मैंने 10 महीने में सीखी है शंभू भाई, यही चीज मैंने। उनके पास प्रोटीन डाइट नहीं प्रोटीन है, प्रोटीन डाइट ही उनके बढ़ाया बाद मैंने। मिनरल्स डाइट नहीं है, फ्रूट्स नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल इस देश के 90% लोग के हिस्से में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी से तो ये परेशान है सब वो। महिमा मंडित मत कीजिए इस देश की हाल। मैं क्या कह रहा हूं, मैं बहुत कठोर बोलना चाहता हूं। मैं इस देश के एक एक नस को जानता हूं। इस देश के 90% लोगों को जब तक प्रोटीन डाइट, मिनरल्स डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल नहीं मिलेंगे बेहतर क्लास का, तब तक ये देश गोल्ड मेडल नहीं जीतेगा। तब तक हम, और हमारी एवरेज उम्र, यहाँ मैं क्या कहा, 10% लोगों के पास इतना ज्यादा खाना है, 90 रोटी 10 लोग खा रहे हैं और ओवरवेट हो रहे हैं। लोगों के हिस्से में सिर्फ 10 रोटी है। रोटी आ रही है, वो पानी के साथ खा रहे हैं वो। किसी भी 90 लोग 10 रोटी में गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो फल का मामला हो, सब्जी का मामला हो, प्रोटीन का मामला हो, जमीन का मामला हो, नौकरी का मामला हो, गाड़ी का मामला हो, घोड़ा का मामला हो, घर का मामला हो। ये देश तभी तरक्की कर पाएगा जब इस 90% लोगों को अमीर बनाया जाएगा। एक डेटा दे रहा हूं, 40 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं जिनके पास न अपना घर है, न अपना कोई काम है। वो कौन लोग हैं? बहुजन। बहुजन ही है। इस देश में 80 करोड़ लोग और ऐसे हैं जो मोदी जी के 5 किलो राशन पर जिंदा है। उनके पास एक अदद घर है, लेकिन न स्कूल, न अस्पताल, न हेल्थ, न पढ़ाई लिखाई, न दवाई। कौन लोग हैं ये? बहुजन। तो 80 करोड़ 40 करोड़ कितना हुआ? 120। 120 करोड़ लोग इस देश के अभी रेस में ही भाग नहीं ले रहे हैं। बचा कितना? 30 करोड़ लोग और हैं। उस 30 में 15 करोड़ हमारे आपके जैसे जो बहुजन हुए हैं, बिल्कुल। उसका अधिकार छीनने के लिए जातिवादी मनुवादी रोज षड्यंत्र करते हैं। और 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीनें हैं, बिजनेस है, मीडिया है, कॉर्पोरेट है, लेकिन ये बात कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और क्या सिर्फ 15 करोड़ लोग इस देश को बेहतर बना सकते हैं? नहीं। 15 करोड़ लोग अगर 120 करोड़ लोगों को रेस से बाहर किए हुए हैं, और जो 15 करोड़ दलित बहुजन रेस का हिस्सा बन रहा है उसको मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मायावती भ्रष्ट है तो लालू जी भ्रष्ट है तो अखिलेश भ्रष्ट है, उनको उस 15 करोड़ से भी नफरत है। वो चाहते हैं कि ये 15 करोड़ भी 120 करोड़ की लाइन में लग जाए। ये सच्चाई है और ये कोई बोलना नहीं चाहता है। तो उनकी जो टीम के लोग हैं, जीतन राम मांझी, उनको भी बस बोल देते हैं, नीतीश को भी बोल देते हैं कि ये मेंटली जो है अनफिट हो गए हैं। वो तो पता ही है। तो ये सच्चाई है। और ये कोई बिहार स्पेसिफिक मत आइए कि बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, देश की बात कीजिए। इस देश की यही गणित है जो मैंने आपको बताया। 120 करोड़ लोग रेस से बाहर हैं जो बहुजन हैं, 15 करोड़ बहुजन जो बाबा साहब के संविधान की वजह से सिस्टम के हिस्सा बने हैं, उनको बाहर करने के लिए रोज नई साजिश होती है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, मारपीट, गाली गलौज, धमकी। इस देश के 15 करोड़ लोग जो हैं वो जाति की वजह से सेफ जोन में बैठे हुए हैं, और वो नहीं चाहते कि इस देश के लोग, जो जातिवाद को मानता है वो इस देश का विरोधी है, वो संविधान विरोधी है। आप तो उससे अंदाजा लगाइए कि ग्वालियर में जो है वो बीएन राव को मानते हैं, उनने अच्छा काम किया, वो उनने भी काफी अच्छी भूमिका निभाई। लेकिन बाबा साहब को जो है धुलमिल करने के लिए एक नया सूबा छोड़ दिया है कि बीएन राव जो है भारत अरे संविधान सोचिए, हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं हमें बीएन राव जी से कोई आपत्ति आपत्ति नहीं नहीं है, है। हमें, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमें बाबा साहब का, आपका भगवान भगवान है तो मेरा भगवान भी तो भगवान है। बिल्कुल। भारत का संविधान तो सभी भगवानों का सम्मान करता है ना, सभी धर्म, सभी जाति को बराबर का हक देता है ना। बस यही तो लड़ाई है। जी जी जी। हम तो किसी को ऊंचा नीचा कहीं नहीं रहे। सही बात है।
जो लोग अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहते हैं तो धर्मों को भी ऊंचा नीचा कहते हैं कि इनका धर्म अच्छा है, मेरा वाला खराब है, या मेरा अच्छा है। अभी मुसलमान को कौन लोग मार रहे थे, ये सब। चलिए, वहाँ जो शख्स जो जिनको टिकट मिला था वो उन्होंने जाति से एक शब्द बोला था और उनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ा और वो आदमी आज लाइफ इम्प्रिजमेंट है, उनको कैद हुई है सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा जी। आज देखिए बिहार में लोग कह रहे हैं ना कि क्राइम क्रिमिनल्स को खत्म कीजिए जी। तो मैं 5 साल पहले ये बात कह रहा था और मैं लड़ा ऐसे लोगों के खिलाफ जो हिस्ट्री सीटर लोग हैं। वो डर नहीं लगा किस बात का डर? आपको उठा लें, कुछ कर दें आपको? बाबा साहब ने कहा है जीवन लंबी नहीं शानदार होनी चाहिए। जगदेव बाबू का डर लगा था, मानवर साहब से ज्यादा तकलीफ दे रही थी। नहीं था? बहुत कठिन थी उनकी तो। जब आप महापुरुषों के विचार से लय से कोई अमर होने आया है, जिंदगी लंबी नहीं शानदार होनी चाहिए। ये जीवन इज्जत से जीने के लिए मिली है, इज्जत से मरने के लिए मिली है। जलालत की जिंदगी कौन जीना चाहेगा? तो अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जो भी गैर बराबरी है, असमानता, उसके खिलाफ बोलना जरूरी है। तो अभी भी तो आप जो है अगर चुनाव लड़ते तो जो है अपना वैशाली के लिए कुछ अच्छा जो चुनाव में जिस तरह से पैसा कम कर दिया गया है, हाँ पैसा बहुत लगता है। मैं समाज को तैयार कर रहा हूँ, मैं दिन भर तो राजनीति ही कर रहा हूँ, सामाजिक न्याय के लिए बोल रहा हूँ, 90% शोषित वंचित को अधिकारों के लिए जागरूक कर रहा हूँ, पीड़ित की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो ये भी तो राजनीति है। समाज जिस दिन कहेगा कि चुनाव लड़िए, मदद करेगा, तो लड़ूंगा। व्यक्तिगत रूप से मैं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हूँ चुनाव लड़ने में। अच्छा, तो हेलीकॉप्टर चाहिए, लेकिन मुझे ये पता है कि बहुजन समाज के लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं। मैंने जितना काम नहीं किया उससे ज्यादा भरोसा करते हैं, उससे ज्यादा प्यार देते हैं। पिछले बार भी उन्होंने चुनाव लड़ाया था, लेकिन हर बार मैं चंदा मांगना नहीं चाहता हूँ चुनाव के लिए। मैं चाहता हूँ कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट हो। मैं ऐसी परिस्थिति बनेगी जब बहुजन समाज के लोग, जब बहुजनों का राज आएगा, जब बहुजनों की सत्ता आएगी, तो हम जैसे लोग खुद चुनाव जीत जाएंगे। तो जिस दिन हर बहुजन तैयार हो जाएगा अपने हक अधिकार के लिए, हमारा बच्चा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, उसके शरीर पर कपड़ा हो जाएगा, वही तो राजनीति में भी करें। हम राजनीति से गुरेज नहीं है, बाबा साहब राजनीति में थे, राजनीति बहुत जरूरी चीज है। लेकिन जिस तरह से राजनीति का पैसाकरण कर दिया गया, मैं समाज को इसके लिए जागरूक कर रहा हूं कि पैसे के लिए, किसी पैसे के दम पर किसी को वोट मत दीजिए। ऐसे लोगों को वोट दीजिए जिसने सड़कों की खाक छानी हो, जिसने आपकी लड़ाई लड़ी हो, जो विचारधारा से मजबूत हो, जो भारत के संविधान को लागू करने की हिम्मत रखता हो, और जो सही को सही और गलत को गलत कहता हो। तो ऐसी परिस्थितियों अगर होती हैं तो फिर आप आगे बिल्कुल समाज का आदेश होगा, आपको जाना चाहिए। मुझे लगता है पिछली बार भी हमने समाज से पूछा था कि चुनाव लड़े, समाज ने कहा कि हाँ लड़े। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको देखकर बहुत सारे जो बहुजन मीडिया के लोग जो इस लाइन में आए हैं, आप ही को देखकर आए हैं। मुझे लगता है कि ऐसा और तो कोई चैनल नहीं था शुरुआत में, और उसके बाद कई हजारों लोग पहुंच चुके हैं, कई लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं और अभी बहुत अच्छा समाज जिस दिन हमारा जो सब्सक्राइबर है, मतलब जितने सब्सक्राइबर हैं लगभग 1 करोड़ पहुंच गए हैं, हाँ, वो 1-1 रुपया भी चंदा दे देंगे तो मैं चुनाव लड़ जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले चुनाव के कई माइनस प्लस हैं। मैं भी पत्रकारिता कर रहा था दिल्ली से रह के, मुझे अपने एक कंस्टिट्यूएंसी विधानसभा लोकसभा में रहना पड़ेगा, उनके सुख दुख में शामिल होना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए समाज को दोषी नहीं मानता हूँ। वो अलग अलग, जैसे आपको हल जोतना है तो खेत में जाना पड़ेगा, आपको ट्रेन चलाना है तो ड्राइवर बनना पड़ेगा। तो अगर मुझे चुनाव लड़ना होगा तो मैं जनता के साथ जाके 5 साल 10 साल रहूंगा अपने क्षेत्र में। बाकी तो मैं देश भर के बहुजन समाज की आवाज उठा ही रहा हूँ, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए वो भी करना पड़ेगा कि इंडिविजुअली सब लोगों को जा जाके घर में उनकी समस्या समझनी पड़ेगी, आपको उनको देखना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम के लिए कुछ अच्छा कंक्रीट वाला सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आप बेहतर कर पाओगे क्योंकि आप इतने सालों से जो है पूरे भारत। लेकिन देखिए दो चीजें, बहुजन समाज के हिस्से में सिर्फ लाचारी बेबसी है। बहुजन समाज के नेता को जाति का नेता बता दिया जाता है और बाकी सवर्ण समाज के नेता राष्ट्रीय नेता हो जाते हैं। तो चलिए धीरे धीरे समाज बहुत बदला है। देखिए ना, मायावती जी गरीबी से हैं, फिर दौर बदल, आपको सामाजिक क्रांति हो रही है। उम्मीद रखिए जिस दिन 1000-10,000 पत्रकार हो गए बहुजन समाज के, उस दिन हम जैसे लोग चुनाव भी लड़ जाएंगे। बिल्कुल आएगा, वो दिन भी जल्दी आएगा जी।
चलिए, अच्छा लगा शंभू भाई आपसे बात करके। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।